देश की आज़ादी की बात हो और उसमें भगत सिंह की बात ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि संभव ही नहीं है। भगत सिंह जिसने ठुकराया, अब उनके भी दुलारे हैं। आखिर क्या कहानी है, बात करते हैं, हम लोग जानते हैं। बात आती है कि भगत सिंह किसके, जब जब भारत देश को किसी तरह के उपदेवता की आवश्यकता हुई, उसने भगत सिंह को खोज निकाला। भगत सिंह में वे सारे गुण थे जो उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। नौजवान थे, लिखने पढ़ने में माहिर थे, विचार संप्रेषण में अग्रणी थे, जवान उम्र में ही शहीद हो गए, और वह भी कुछ इस तरह का घटना चक्र रचकर कि देश में हर किसी के हृदय को झकझोर दिया है। जैसा कि हर हीरो के साथ होता है, भगत सिंह को भी लोग तभी याद करते हैं जब समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हो और कोई मददगार ना दिखे। और जिस भगत सिंह की जीते जी राजनीतिक गठबंधनों ने अवहेलना की, उसे ही अब सब अपना कहने पर आमादा है। किसे? भगत सिंह को। भगत सिंह जब अंग्रेज सरकार के हाथ लगे तो अखबारों ने रिपोर्ट किया कि समाजवादी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुआ, पर भारत के वामपंथी आमतौर पर भगत सिंह के मसले पर चुप रहना पसंद करते रहे। आखिर पार्टी के सदस्य जो नहीं थे, वामपंथियों की तुलना में कम से कम आज भारत में कांग्रेस भाजपा में होड़ लगी है कि किसी तरह भगत सिंह को अपना ले। और भी बाकी पार्टियों में भी आप देखते हैं, या आप देखें, जिहाद के जाल में फंसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग भगत सिंह की याद को ताजा करने में लगे हैं। आखिर भगत सिंह की कर्म भूमि भी तो वह जमीन थी जो आज पाकिस्तान है, और 1947 तक पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। वैसे कांग्रेस का भगत सिंह के साथ आप देखते हैं संबंध कुछ उलझाव भरा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नेता भगत सिंह के कार्यकलापों से इतना प्रभावित थे कि जब पहली बार भगत सिंह का नाम 1929 में सार्वजनिक हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस बुलेटिन में कोर्ट के समक्ष दी हुई भगत सिंह की संपूर्ण उद्घोषणा ही छाप डाली। और आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने के बाद 1920 से 1922 कांग्रेस किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थी। समस्या यह थी कि देश में कई लोग यह मानते थे कि आंदोलन में जनता और कांग्रेस की हार हुई है। साथ ही तेजी से फैलते हुए सांप्रदायिक जहर ने कांग्रेस को काफी आक्रामक बना दिया था। देश की युवा कांग्रेस से विमुख क्रांति की लहर की तरफ झुकाव दिखाने लगे। इस माहौल में जब 1928 में कुछ लोग लाहौर में अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर कि भाग गए, तो महात्मा गांधी ने तुरंत अपने लेख में इस कांड की भर्त्सना की और कहा कि इस तरह की हरकतें हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं देती हैं। गांधी जी ने लिखा कि इस तरह से मारपीट, खून खराबा करने को वीरतापूर्वक करार देना अंग्रेजों की परंपरा रही है, भारतीयों की नहीं। और आप देखिए, क्रांतिकारियों के लिए सैंडर्स की हत्या तो बहरहाल एक अतिरिक्त कार्य था। प्रमुख कार्य तो लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करना था। पिछले 3 सालों से भगत सिंह और साथी इस प्रयास में लगे थे। भगत सिंह तो वैसे भी विचार संप्रेषण में अपनी महारत दिखा चुके थे। छात्र जीवन में ही उन्हें हिंदी निबंध में पुरस्कार मिल चुका था। पत्रिकाओं में उनके लेख विकासित हो चुके थे। और काकोरी कांड 1925 के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथियों को भी यह समझ आ गया था कि अगर भारत में बदलाव लाना है तो जनता को साथ लेकर चलना होगा। क्रांति की भाड़ अकेले क्रांतिकारियों से तो झोंकी नहीं जा सकेगी, और उन्हें साधारण लोगों का समर्थन भी किसी तरह से हासिल करना होगा। इस प्रसंग से उन्होंने अपने संगठन के नाम के साथ साफ तौर पर सोशलिस्ट शब्द डाल दिया, और अब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। साथ ही भगत सिंह की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने लोगों तक पहुंचने के नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और आप देखिए, भगत सिंह के जिम्मे जो काम पड़ा वह था मायादीप, मैजिक लैंटर्न का के जरिए लोगों को काकोरी कांड जैसी क्रांतिकारी प्रकरणों के बारे में बताना, ताकि साधारण समाज में भी क्रांति की लहर तेजी से फैले। और इस बीच भगत सिंह को विचार आया कि लोगों को उकसाने के लिए एक नई आख्यान की आवश्यकता थी, जो नाटकीय भी हो और उत्तेजक भी। और इसलिए भगत सिंह की सलाह पर क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट का प्रोग्राम बनाया। बम विस्फोट का लोगों पर क्या असर पड़ा, यह तो खैर अलग बात है, पर जवाहरलाल नेहरू जरूर बहुत प्रभावित हुए। और कोर्ट में भगत सिंह और उनके साथियों ने भारत की दास्तान पर एक बड़ा धाकड़ बयान पेश किया।
और आप देखेंगे साथ ही उन्होंने जेल की व्यवस्था के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। नेहरू ने अपनी तरफ से जून 1929 के कांग्रेस बुलेटिन में असेंबली बम केस पर भगत सिंह के पूरे बयान को छाप दिया। साथ ही क्रांतिकारियों द्वारा किए जा रहे उपवास के पक्ष में भी नेहरू ने लिख डाला। महात्मा गांधी को बम विस्फोट की इस तरह की प्रशंसा नागवार थी। उन्होंने तुरंत नेहरू को डांटते हुए पत्र लिखा 1 जुलाई 1929 को कि मेरे प्यारे जवाहरलाल, इस बार का कांग्रेस बुलेटिन पढ़ा है। उस बयान का इस तरह से छापा जाना अनुचित था। वैसे भी वह उनके वकील के द्वारा बनाया बयान था, न कि किसी उनकी आत्मा से आने वाली ईमानदार आवाज। मुझे तुम्हारे द्वारा उनके अनशन की हिमायत करना ही भी अच्छा नहीं लगा। मेरे मतानुसार इनका यह अनशन बेकार का है, बात का बतंगड़ बनाने जैसा है। तुम खुद ही सोच लो। पता नहीं नेहरू ने क्या सोचा, पर हम इतना जरूर देख सकते हैं कि गांधी जी बम धमाके से इतने नाराज थे कि जिन लोगों के नाम पर बयान जारी हुआ था उनका नाम तक नहीं ले रहे थे। और आप देखिए इसके बाद कई सालों तक गांधी जी भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को गौण और असंगत बताते रहे। स्वतंत्रता के बाद के काल में देश अपनी समस्याओं में कुछ इस तरह उलझ गया कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को भूल ही गया और बस बे ही याद रहे जिनकी याद सरकार को रही। स्वतंत्रता के उत्साह में देश तेजी से प्रगति भी कर रहा था। ऐसे माहौल में भगत सिंह की याद कम ही लोगों को आई। और ऐसे ही समय फिल्म डायरेक्टर जगदीश गौतम ने 1954 में भगत सिंह पर फिल्म बनाई, चली नहीं। 9 साल बाद 1963 में शम्मी कपूर भगत सिंह बनकर पर्दे पर आए, लोगों ने नोटिस तक ना किया। और इस बीच भारत की चीन से लड़ाई हुई, लोगों को लगा कि देश के खूब नाक कटी, नेहरू जी भी चल बसे इसमें। और देश की इस हताश हालत में जब अनजान नायकों को लेकर शहीद नाम से भगत सिंह की कहानी को 1965 में पर्दे पर लाया गया तो लोगों ने उसे खूब सराहा। और आप देखें पर इसके बाद भी राजनीतिक दलों ने भगत सिंह को अपने से दूर ही रखा। सरकार द्वारा कभी कभी भगत सिंह के नाम की दुहाई जरूर दी जाती रही, पर उनके विचारों को समझना या लोगों तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की गई। भगत सिंह को याद करना महज 26 जनवरी और 15 अगस्त को शहीद फिल्म के गाने सुनने तक ही रह गया। जैसे जैसे निजी रेडियो और टीवी स्टेशनों का जाल देश पर फैला, यह थोड़ी सी याद भी खत्म कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह की याद आई कम्युनिस्टों को 1997 में देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर। कम्युनिस्टों को लगा कि देश की आज़ादी में उनके योगदान को नकारा जा रहा है। इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा 1990 के शुरुआती दशक में भगत सिंह को क्रांतिकारी के रूप में लोगों के सामने ले आए और इसके बाद कम्युनिस्टों ने भगत सिंह को अपना बताते हुए इक्के दुक्के बयान दिए। भगत सिंह की कुछ पैम्पलेट्स में के नए संस्करण छापे गए, फिर शांति छा गई। 10 साल बाद नई शताब्दी में दक्षिणपंथियों ने भगत सिंह पर अपना हक जताया। किसी ने उनको पगड़ी पहना दी, हालांकि अभी तक भगत सिंह की सबसे ज्यादा दिखने वाली तस्वीरों में वे टोपी पहने दिखाए जाते हैं। और किसी ने उन पर गेरुए वस्त्र डाल दिए तो किसी ने उन्हें भारत की सभ्यता का संरक्षक बना डाला। और इन सब बातों से इतना तो जाहिर है कि अपनी शहादत के 8 दशक बाद भी भगत सिंह ही एक अकेला शख्स मिलता है जो हर किसी के दिल को जीत सके। फर्क बस इतना है कि जिसकी भावना जैसी हो उसने भगत सिंह की छवि वैसी ही गढ़ ली है। तो ये कहानी है हमारे देश के महानायक भगत सिंह की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।